राधे राधे आप सभी को। आज बच्चों हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो सीजीएल में पूछे गए हैं या फिर एसएससी सीएचएसएल में पूछे गए हैं। डेली सुबह 5 या 10 क्वेश्चंस मैं अब इस पे अपलोड किया करूंगा, जो हमारा न्यू चैनल हमने बनाया है। चैनल का नाम आप सबको पता ही है, हर्ष इंस्टीट्यूट के नाम से है। इस चैनल पर डेली के 5, 10, 15 जितने भी पॉसिबल हो सकेंगे, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो होने के बाद भी क्या होता है कि बच्चों को ये लगता है पता नहीं कितने क्वेश्चंस मुझे डेली पढ़ने पड़ेंगे, कितना सिलेबस होगा। एक 5 से 10 क्वेश्चन का टारगेट बना लो। डेली 5-10 क्वेश्चन इंग्लिश के, 5-10 क्वेश्चन जीके के। अगर आप रूटीन में पढ़ोगे तो देखना बहुत कुछ रिपीटेड मिलेगा आपको एग्जाम में। वही चीजें अगले सेट में मिल जाएंगी, मतलब नाम बदल दिया जाएगा। जैसे एडवर्ब पूछा जा रहा है तो दूसरे में भी पूछा एडवर्ब ही जा रहा है, लेकिन कहीं पे एडवर्ब, मान लो एडवर्ब ऑफ मैनर पूछा गया है तो कहीं पे एडवर्ब ऑफ प्लेस पूछा गया है। तो जो ये क्वेश्चंस मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं, ये 2022 के जितने भी एग्जाम हुए हैं, जितनी भी शिफ्ट हुई हैं, उन सभी शिफ्ट से मैंने निकाले हैं। तो आपको लेवल चेक करना है, जो आपको पढ़ाया गया है, जितना आप पढ़ रहे हो, आप खुद देखेंगे कि उसके जितना आपने पढ़ लिया अब तक, उसके अकॉर्डिंग कुछ भी लेवल नहीं है। ये एग्जाम का कोई लेवल नहीं है। एग्जाम बहुत हार्ड नहीं आ रहा है, एग्जाम नॉर्मल ही आ रहे हैं। बस बच्चों के अंदर एक फोबिया पहले से ही, एक क्रिएटिविटी हो चुकी है, एक नेगेटिविटी फैल गई है कि एग्जाम बहुत हार्ड आएगा। एग्जाम किसी दूसरे बच्चे ने उसको डरा दिया, जो एग्जाम दे के आया, हो सकता है वो बच्चा पूरी तरह प्रिपेयर ना होके गया हो। तो आप इन सभी क्वेश्चंस को एक बार देखो, समझो, और फिर खुद ही जज करना कि कोई लेवल है या थोड़ा बहुत ठीक से ध्यान से पढ़ लो आप रेगुलर होके, तो नौकरी लेना बहुत आसान लगेगा आपको, इतना बड़ा काम भी नहीं है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। 2022 के एसएससी के जो एग्जाम हुए हैं उनसे ये क्वेश्चन मैंने लिए हैं। आप नेट से अपलोड करके चेक भी कर सकते हो, ये किसी बुक से नहीं लिए गए हैं, ये सीधे एग्जाम जो पेपर हुआ है हमारा उससे लिए गए क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, आपको दिखाई दे रहा है, सेलेक्ट द सेंटेंस विद द एप्रोप्रिएट यूज ऑफ एडवर्ब ऑफ मैनर। हमें इन 4 ऑप्शन में से एडवर्ब ऑफ मैनर को ढूंढना है। तो सबसे पहली बात तो मैं कई बार क्लास में बताता हूं, आपको शायद याद हो कि जिस भी वर्ड के साथ एलवाई जुड़ा हो, जिस भी वर्ड के साथ एलवाई जुड़ा होगा, उस वर्ड को हम एडवर्ब ऑफ मैनर कहते हैं। जिस भी वर्ड के साथ एलवाई जुड़ा होगा उस वर्ड को हम एडवर्ब ऑफ मैनर कहते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप इस बात को रट्टा मार लो, रट लो कि जिसके साथ एलवाई होगा बस वही एडवर्ब ऑफ मैनर होगा, लेकिन 95% वो सभी शब्द जिनके एंड में एलवाई आएगा, आपको उन्हें क्या मानना है बच्चों, एडवर्ब ऑफ मैनर मानना है। तो इसका बी आंसर है, बिल्कुल भी एफर्ट ज्यादा लगाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अब यहां पर अगर आपको लगता है कि हमें डी पे भी जैसे दिया हुआ है कि डी में भी जो क्वेश्चन है रेगुलरली, वो क्यों नहीं है, वो भी तो एलवाई है। तो इसका ना एक प्लेस का भी मैं आपको समझाऊंगा कि कहां पर एडवर्ब ऑफ मैनर यूज होता है। आपको मैं ये चीजें जब समझा दूं कि एडवर्ब ऑफ मैनर कहां पे यूज होता है, तब और अच्छे से समझ पाओगे। लेकिन मैं दोनों में फर्क समझा देता हूं फिलहाल, क्योंकि बच्चों इनकी ना प्लेस होती हैं। ऐसा नहीं है बस एलवाई दिखा तो हमने उसी को एडवर्ब ऑफ मैनर मान लिया। एडवर्ब ऑफ मैनर का करेक्ट यूज होना भी जरूरी है। देखिए इसमें भी एलवाई है, इसमें भी एलवाई है, दोनों को हम एडवर्ब ऑफ मैनर मान लेते हैं, 1 मिनट के लिए मानिए, ठीक है। बी ऑप्शन में और डी ऑप्शन में आप फर्क समझिए। जो हमारा बी ऑप्शन है उसमें देखो लिखा है ही डज हिज वर्क केयरफुली। ही के बाद जो डज है, ये जो डज है बच्चों, ये वर्ब की 5th फॉर्म है। सबको पता होना चाहिए कि जो वर्ब के साथ एस और एस जुड़ता है उस वर्ब को हम V5 कहते हैं, यानी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है और इसमें यूज किया गया किसका, केयरफुली का, जो कि हमारे लिए क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर। उसके बाद देखिए इस टेंस को, इसको भी समझिए। यहां पर ही हमारा सब्जेक्ट है, ही के बाद डायरेक्ट डन दिया है। डन वर्ब की कौन सी फॉर्म है, डन वर्ब की 3rd फॉर्म है। आज तक ऐसा कोई नियम नहीं बना जिसमें सब्जेक्ट के बिल्कुल बाद में 3rd फॉर्म यूज की जाए, बल्कि
थर्ड फॉर्म को यूज होने के लिए पहले हैज, हैव या हैड चाहिए होते हैं। जब भी थर्ड फॉर्म यूज होती है तो हैज, हैव, हैड के बाद यूज होती है। और यहां पे आप देख रहे हो कि डायरेक्टली क्या यूज हुआ है, ही डन। तो बेशक यहां पे एडवर्ब ऑफ मैनर हो, फिर भी ये सेंटेंस गलत माना जाएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, ही डज हिज वर्क केयरफुली। उम्मीद करता हूं पहला क्वेश्चन समझ आ गया होगा। हमने देखते ही समझ लिया था कि एल वाई वाले को हम एडवर्ब ऑफ मैनर कहेंगे, लेकिन यहां पर दो एडवर्ब ऑफ मैनर दिख रही थी आपको, तो दोनों में से हमें यह भी चेक करना जरूरी हो जाता है फिर कि कौन सा करेक्ट यूज है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था बच्चों 2022 की शिफ्ट से लिया गया है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक it is advised to take cover above a table to save your life। जिस समय अर्थक्वेक आएगा, तो आपको पता है कि अर्थक्वेक के दौरान, एक सेकंड बच्चों इसे सेट कर लेते हैं। अर्थक्वेक के दौरान एक बहुत सारे क्वेश्चन तो बच्चों एग्जाम में कॉमन सेंस के आते हैं, हमें उसमें ग्रामर का यूज कम और कॉमन सेंस का यूज ज्यादा करना है। आप देखिए जैसे ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक, अर्थक्वेक के दौरान, इट इज एडवाइज टू टेक, सलाह दी गई कि खुद को कवर करो, कवर अबव ए टेबल। अगर आप खुद को कवर कर रहे हो तो आप खुद सोचिए, ये मान लेते हैं एक टेबल है, ये एक टेबल है, टेबल के अगर ऊपर आपने टेबल के ऊपर खुद को बैठा लिया, खड़े कर लिया, और ऊपर छत है, ये अर्थक्वेक आएगी तो अर्थक्वेक के बाद आप कवर खुद को टेबल के ऊपर कर पाओगे या टेबल के नीचे कर पाओगे। हालांकि आपको पता है अर्थक्वेक एक बहुत बड़ी सी समस्या, बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है जिसके अंदर टेबल भी कोई सेफ नहीं कर पाएगा हमें। लेकिन अगर हम बात करें टेबल के ऊपर खड़े होने की या टेबल के नीचे होने की, तो आप खुद सोचिए कवर इंसान किससे होगा, टेबल के नीचे खुद को सेफ फील करेगा या टेबल के ऊपर सेफ करेगा। तो बच्चों यहाँ पे अबव का यूज नहीं हो सकता, यहां पर यूज होगा अंडर का। इसमें बाकी कहीं भी कोई गुंजाइश नहीं है गलती की। गलती सिर्फ कॉमन सेंस वाली है कि जब हम खुद को कवर करें तो अबव थोड़ी ना करेंगे, टेबल के अबव खड़े होके ऊपर बैठकर थोड़ी ना खुद को कवर करेंगे, टेबल के अंडर यानी कि टेबल के नीचे। तो इसका आंसर यानी कि चार ऑप्शन में से पूछा गया कि कौन सा पार्ट गलत है, तो आप इसमें कौन सा पार्ट, सी पार्ट को कहोगे कि सी पार्ट गलत था, इसलिए आंसर भी हमारा सी पार्ट ही था। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन भी कॉमन एरर ही है। इस कॉमन एरर में हमें कौन सा पार्ट गलत है वो बताना है। चार ऑप्शन है आपके सामने। तो बच्चों देखिए, हैज गीता, गीता सिंगुलर है, गीता के अकॉर्डिंग हैज आना सही है, वो सही है, वहां पे हैज गीता राइट है। एनी प्रीवियस नॉलेज, ठीक है, कोई पिछली नॉलेज की बात की जा रही है। ऑफ वर्क विद जूनियर कलीग्स, तो बच्चों देखिए यहां पर नॉलेज के बाद ऑफ दिया गया है, नॉलेज के बाद वर्ड दिया है ऑफ। और अक्सर क्लास में बताया जाता है आपको कि ऑफ एक प्रीपोजिशन है, और जितने भी प्रीपोजिशन है अगर उनके बाद कोई वर्ब का यूज किया जाए, अगर किसी प्रीपोजिशन के बाद वर्ब का यूज किया जाए तो वो वर्ब जिरंड के रूप में यूज होती है, वो वर्ब जिरंड के रूप में यूज होती है। और बच्चों जिरंड क्या होता है, जिरंड होता है V1 प्लस ING, यानी कि यहां पर क्या मिस्टेक है, यहां पर यूज होना चाहिए ऑफ वर्किंग ना कि ऑफ वर्क। आप इस बात को लिख लेना, अपने जहां भी नोट्स बनाते हो आप उसमें नोट करना कि सभी प्रेपोजिशंस के बाद हम वर्ब को जिरंड के रूप में यूज करेंगे। जिरंड मतलब V1 प्लस ING। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वन कैन नेवर इमेजिन हाउ हॉट इट गेट्स इन दिल्ली अनलेस वन डजंट गो देयर इन पर्सन। बच्चों अक्सर आपको कंडीशनल सेंटेंस के चैप्टर में ये बातें पढ़ाई जाती हैं कि जो अनलेस है, मैं सीधा इसमें एरर पे ही जा रहा हूं, ना कि टाइम आपका वेस्ट करूं बाकी सारी चीजों को एक्सप्लेन करने में, हिंदी बनाने में। हम सीधी बात कर रहे हैं एरर की। अनलेस और अनटिल, आपको पता है एक तो अनलेस और एक अनटिल।
ये दो शब्द नेगेटिव है। नेगेटिव क्यों है? क्योंकि इनके अंदर जो ये अन यूज हुआ है, अन का मतलब ही क्या होता है? नेगेटिव वर्ड। और जब भी कहीं पर अनलेस या अनटिल यूज होंगे तो उस पूरे सेंटेंस के अंदर, सिर्फ उस पूरे सेंटेंस के अंदर हम नोट का यूज नहीं कर सकते। हम उस पूरे सेंटेंस के अंदर नोट का यूज नहीं कर सकते जहां पर अनलेस या अनटिल से सेंटेंस स्टार्ट हुआ हो। तो यहां से नोट हट जाएगा। अब नोट के बाद बचता है बच्चों डज। डज का मतलब है हेल्पिंग वर्ब। और किसकी हेल्पिंग वर्ब है ये? प्रेजेंट इंडेफिनिट की। और आपको अगर टेंस क्लियर है तो आपको एक बात पता होगी कि डू और डज का यूज सिंपल सेंटेंस में नहीं होता। अगर सेंटेंस आपका नेगेटिव है तो डू और डज का यूज होगा, इंटेरोगेटिव है तो डू और डज का यूज होगा, अदरवाइज सिंपल सेंटेंस में नहीं होगा। जब आप इसमें से नोट निकाल ही चुके हैं तो डज से तो पूरा सेंटेंस सिंपल बच गया, इस वजह से यहां पर डज भी यूज नहीं होगा। यानी हमारा सेंटेंस बन जाएगा अनलेस वन। अब वन क्या होता है? सबको पता होगा, वन होता है सिंगुलर। वन एक जो सब्जेक्ट है इस सेंटेंस में, वन इज अ सिंगुलर। और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब भी सिंगुलर आती है। और सिंगुलर वर्ब किसे कहते हैं? V5 को। और V5 मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस। उम्मीद करता हूं समझ आ गया होगा आपको यहां तक। इसका क्या आंसर है? इसका ये वाला पार्ट गलत था, यानी बी पार्ट गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, और आज का लास्ट भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नाइदर द डॉक्टर्स नोर द नर्स वर प्रेजेंट व्हेन द पेशेंट रीच्ड द हॉस्पिटल। अक्सर आपको सिखाया गया है कि जो नाइदर है और नोर है, ये जो दो वर्ड है ये पेयर है। जैसे नाइदर का पेयर नोर, आइदर का पेयर और, नॉट ओनली का पेयर बट ऑल्सो। तो ऐसे सेंटेंस में जिनमें इनका यूज किया जाए तो उसमें आपको नाइदर का जो पेयर नोर है ना, सिर्फ उससे क्वेश्चन सोल्व करना है। आइदर का पेयर और है, उससे क्वेश्चन सोल्व करना है। जैसे नोर है, नोर के बिल्कुल बाद वाला जो भी वर्ड होगा उसको आपको अपना सब्जेक्ट मानना है। नोर के बिल्कुल बाद वाला जो वर्ड है उसको आपको अपना सब्जेक्ट मानना है। सब्जेक्ट क्या है? द नर्स। और द नर्स जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर होने की वजह से उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो वर्क की बजाय क्या यूज होगी? वोज। क्योंकि वोज भी सिंगुलर है। हमें जैसा सब्जेक्ट वैसी ही हेल्पिंग वर्ब का यूज करना होता है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर है। तो इस सेंटेंस के अंदर मिस्टेक क्या थी? द नर्स के अकॉर्डिंग यहाँ वोज आना चाहिए, यहाँ पे दिया क्या गया? वर। ठीक है, आप इस बात को ऐसे भी समझ सकते हो, नाइदर नोर, आइदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो के केस में हेल्पिंग वर्ब के नजदीक वाले को ही सब्जेक्ट मानना है। वर्ब के नजदीक कौन है? द नर्स। तो यही इसका सब्जेक्ट है। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूं यहां तक सब समझ आ गया होगा। बहुत बेसिक से क्वेश्चन है, बहुत कुछ हार्ड नहीं है कि आपको रटना पड़े। और ये आपके एसएससी का जो सीजीएल लेवल है उसमें पूछे गए क्वेश्चन है 2022 की शिफ्ट में। तो आप खुद ही एक अनुमान लगा लो कि क्या लेवल है एग्जाम का, जिसको बच्चों ने बहुत बड़ा हवा बना रखा है। चलो बच्चों, 5 क्वेश्चन आज के हुए। 5 क्वेश्चन के बाद एक चीज और मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूं। देखो, जो एसएससी का सिलेबस है इंग्लिश का, बहुत से बच्चों को सिलेबस ही नहीं पता है। सिलेबस ना पता होने की वजह से वो बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियो, बहुत सारी किताबें परचेज कर लेते हैं। जैसा उनको जो बता देता है वो बेचारे वैसे ही करता चले जाते हैं, और उससे वो और दलदल में फंसते चले जाते हैं, ना कि वो निकलते चले जाते हैं। कारण क्या है? उनको पता नहीं है, जो जिसने उनको जो बता दिया वो वही मान लेते हैं। तो अधूरा ज्ञान भी इंसान को खतरे में ले जाता है, गड्ढे में गिरा देगा। तो आप उस अधूरे ज्ञान से बचें। सबसे पहले ये देखो एसएससी का सिलेबस क्या है। पढ़ाई करने का फायदा तभी है, आपको तैयारी करने का फायदा तभी है। तो देखिए, जैसे कॉमन एरर दिया हुआ है, मैं आपको एक बात बता दूं, जितने भी बेसिक चैप्टर्स हैं, जितने भी इंग्लिश ग्रामर के बेसिक चैप्टर्स हैं, वो आपके एसएससी के पेपर में नहीं आते। जैसे हम नाउन पढ़ते हैं, प्रोनाउन पढ़ते हैं, एडवर्ब पढ़ते हैं, कंजंक्शन पढ़ते हैं, वो आपके पेपर में नहीं आ रहे हैं। बल्कि आपके पेपर में उनका रूप बदल के, उनका फेस चेंज करके ये पार्ट दिए जाते हैं जो मैंने लिखे हैं। यानी सभी कॉमन एरर से आपको मतलब ये नहीं पूछेगा नाउन क्या है, आपसे ये पूछेगा
कि कॉमन एरर बताओ, इसमें गलती क्या है। 5 पार्ट 4 पार्ट में एक सेंटेंस को बांट दिया जाएगा, डिवाइड कर दिया जाएगा और ये पूछा जाएगा इसमें ए गलत है, बी गलत है, सी गलत है या डी गलत है। आपको बेसिक जानकारी होना जरूरी है, उसके बगैर चल नहीं पाओगे। लेकिन जो पेपर में देखने को मिलेगा वो नाउन नहीं मिलेगा, प्रोनाउन नहीं मिलेगा, वो मिलेगा आपको कॉमन एरर। रेयर केस है, एक दो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ ले, जैसे पहला क्वेश्चन आज हमने किया एडवर्ब ऑफ मैनर बताइए, तो रेयर केस है। तो बच्चों एक तो एडवर्ब ऑफ कॉमन एरर आता है पेपर में। हमारे पेपर में एक जो डायरेक्ट सिलेबस है, जिसको आप कह सकते हो कि यही सिलेबस है, इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, मैं इंग्लिश की बात कर रहा हूं अभी। तो वो सिलेबस में सबसे पहली चीज है कॉमन एरर। तो कॉमन एरर आपको अगर एग्जाम क्लियर करना है, जो नजदीक एग्जाम आ रहे हैं, तो उसके लिए प्रीवियस ईयर सबसे ज्यादा पढ़ो। जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, अगर हम उनको सोल्व करके जाएंगे तो समझिए 80 से 85% चांस हमारे इसी बार एग्जाम को क्रैक करने के बन जाते हैं। तो बच्चों उसमें कॉमन एरर है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट है, जो कि इस बेसिक के पढ़ने से ही क्लियर होगा। लेकिन वहां पर वो बेसिक नहीं दिखाई देगा, वहां पर उनका रूप बदलकर ये दिखाई देगा। कॉमन एरर आएगा पेपर में, सेंटेंस इंप्रूवमेंट आएगा, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स आएंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आएंगे, इडियम्स फ्रेजेस आएंगे। उसके बाद बच्चों एग्जाम में बच जाती हैं कुछ 3-4 चीजें और, जैसे कि क्लोज टेस्ट, कॉम्प्रिहेंशन आएगा, फिल इन द ब्लैंक्स आएगा, PQRS आएगा। जितने भी ये 9 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, इससे बाहर हमारा कोई पेपर नहीं बनता। इसमें से आप खुद देखिए कि जैसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, ये रूट वर्ड से याद किए जा सकते हैं, बहुत हद तक रूट वर्ड से याद किए जा सकते हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें हर चीज में, हर सब्जेक्ट के अंदर समझनी पड़ती हैं या याद करनी पड़ती हैं। हर चीज की ट्रिक नहीं होती हर सब्जेक्ट में। ईडियम्स भी इजीली याद हो जाते हैं। क्लोज टेस्ट आपके उसी बेसिक से क्लोज टेस्ट हो जाएंगे जो बेसिक चैप्टर्स मैंने बोले आपको, जैसे नाउन, प्रोनाउन, आर्टिकल, कंडीशनल सेंटेंस, उन्हीं सबसे क्लोज टेस्ट भी हो जाता है कवर। तो ये 9 पॉइंट है बच्चों। इन 9 पॉइंट पे जितने भी एसएससी के 2022 2023 के क्वेश्चन, जितनी भी शिफ्ट के पूछे गए हैं, उन सभी शिफ्ट से डेली क्वेश्चन उठाए जाएंगे। आपको डेली 5-10 क्वेश्चन कराए जाएंगे, क्योंकि अगर आपको प्रीवियस ईयर डिस्कस कर दिए तो आपके अंदर 2 चीजों का फायदा होगा। पहला फायदा ये होगा, आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, आपको सीधा ये लगेगा कि जो एग्जाम में आ रहा है वही क्वेश्चन ये है और क्वेश्चन का लेवल ये है, इससे ज्यादा मुझे सोचने की या डरने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही लेवल में अगर पढ़ लूं तो मेरा पेपर क्लियर है। सेकंड थिंग इज, आपको रेगुलर एक रूटीन में वो ही पढ़ाया जाए जिसकी जरूरत है, ना कि आपको उल्टे पहाड़ पे चढ़ा दिया जाए। कोई भी किताब, बहुत सारा कंटेंट है मार्केट में, कंटेंट की कमी ना तो थी ना है और ना ही रहेगी। कंटेंट की कमी नहीं है, सही कंटेंट कौन है उसको पहचानने की प्रॉब्लम है। कंटेंट क्या पढ़ना है एग्जाम को क्रैक करने के लिए, उसकी प्रॉब्लम है। क्योंकि कंटेंट तो आप दुनिया भर का ले सकते हो, कंटेंट इतना है मार्केट में कि आप एक ही सब्जेक्ट का कंटेंट ढूंढने निकल जाओ तो आपको किताबें भरी हुई मिलेंगी बुक स्टोर्स पे, नेट पे, अमेजोन पे। लेकिन बच्चों सारा तो नहीं पढ़ सकते ना, हमें कम समय में उतना पढ़ना है जो हमारे एग्जाम को क्रैक करा दे, और उसके लिए हमें एक रणनीति तैयार करनी होती है। सबसे पहले सिलेबस का ज्ञान होना। सिलेबस का ज्ञान ही आपके सामने है, ये सारा इंग्लिश का सिलेबस है। आज शाम तक एक वीडियो अपलोड और करूंगा जो जीके के लिए होगी। जीके के जितने 2022, 23 या 21 में क्वेश्चन आए हैं उनको भी डिस्कस करना शुरू करेंगे। तो एक ऐसी सीरीज लेके आ रहा हूं जिसमें 25 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन, मतलब जितने मैक्स टू मैक्स कवर हो सके एक दिन में। अब मैं आपको हर सब्जेक्ट के वो क्वेश्चन एसएससी के प्रीवियस ईयर एग्जाम से लेकर डिस्कस किया करूंगा। बस आपको डेली उनको समझना है, 20 से 25 मिनट देनी है एक सब्जेक्ट के लिए। आपको खुद ही लगेगा कि एग्जाम इतना हार्ड नहीं है जितना लोग बता रहे हैं या जितना हमें डराया जा रहा है। तो बस आज के लिए इतना ही काफी है। 5 क्वेश्चंस को एक बार आप इस वीडियो को ध्यान से देखकर समझना। और ये 2022 के शिफ्ट के क्वेश्चन है, मैंने आपको बता भी दिया है। किसी बच्चे ने अगर एग्जाम दिया होगा 2022 का तो उसके पास क्वेश्चन होंगे, अगर नहीं दिया है तो आप नेट पे चेक कर लेना, 2022 का जो पेपर है उसको अपलोड कर लेना, उसमें आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए बच्चों, हरे कृष्णा, जय श्री राधे।
आज के लिए इतना ही काफी है। मैं शाम से पहले आज आपको मैंने बोल दिया है कि जीके के भी कुछ क्वेश्चन अपलोड करूंगा, तो वो जीके के क्वेश्चन भी आपको पढ़ने हैं। कंपलसरी मान के पढ़ो इसको, एक रूटीन में आ जाओ, ना कि कभी पढ़ लिए कभी नहीं पढ़े। ठीक है। टीचर को भी तभी मोटिवेशन मिलता है जब बच्चा डेली पढ़ता है। अगर बच्चे पढ़ेंगे ही नहीं उस चीज को, तो टीचर को लगता है कि बच्चे सीरियस नहीं है, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं चैनल से या कंटेंट पे, तो टीचर फिर कम ध्यान देता है। चलिए, हरे कृष्णा अगेन।